बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम कलेक्टिव बार्गेनिंग टॉपिक कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं। आज हम कलेक्टिव बार्गेनिंग पार्ट 3 के अंदर पढ़ेंगे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे कलेक्टिव बार्गेनिंग करने में डिफिकल्टी आती है और उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक, मगर उससे पहले आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने नोट्स बना सकें। तो अब हमारे पास है नीड एंड इंपॉर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट, डेवलप्स बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक टेबल पर दोनों पार्टीज आती हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं, अपने अपने सॉल्यूशंस बताती है, जिसकी वजह से दोनों ही पार्टीज के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं। सेकेंड, प्रमोट्स इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हर पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स फ्रीली बता सकता है, उसे बोलने का हक होता है। ठीक है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करती है जिसमें वर्कर्स फ्रीली आइडियाज दे सकते हैं और मैनेजमेंट भी फ्रीली अपने आइडियाज या प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कर सकती है, जिससे कि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। नेक्स्ट, एडजस्टेबल टू चेंजिंग कंडीशन। अगर मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है या नई पॉलिसी आई है जिसको कंपनी अडॉप्ट करना चाहती है, यानी कंपनी अपने पॉलिसीज में चेंजेस लाना चाहती है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉइज। अगर आपके एम्प्लॉइज आपके सपोर्ट में नहीं है तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और एम्प्लॉइज आपके सपोर्ट में तभी आएंगे जब आप उन्हें कन्विंस कर पाएंगे कि ये चेंज उनके बेटरमेंट के लिए है, उनके फायदे के लिए है। और ये आप उन्हें तभी समझा सकते हैं जब आपके बीच कलेक्टिव बार्गेनिंग अच्छे तरीके से हो रही है। तो यानी कि अगर कोई नया चेंज लेकर आना है तो उसके लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग सबसे अच्छा टूल है। नेक्स्ट, स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन एंड डिसीजन। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो बहुत ही इजीली आप कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ले सकते हैं। जल्दी से जल्दी कम्युनिकेशन होता है, प्रॉब्लम के सोल्यूशंस आ जाते हैं। नेक्स्ट, मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। कॉर्डियल मतलब एकता बनाना, अच्छे से एक दूसरे को समझने वाली फीलिंग होना। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच एक अच्छा बॉन्ड बनाता है, अच्छा रिलेशन बनाता है और वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। बेनिफिशियल फॉर बोथ पार्टीज। कलेक्टिव बार्गेनिंग दोनों पार्टीज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट की साइड से हैं तो ऑब्वियसली आप अपने पॉलिसीज अप्लाई करना चाहेंगे, रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई करना चाहेंगे और चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स आप कमा सकें। वैसे ही एम्प्लॉय चाहता है कि जो काम वो कर रहा है उसके लिए उसको अच्छी बोनस, सैलरी, कमीशन मिले। और ये दोनों चीजें तभी पॉसिबल हैं जब दोनों पार्टीज आमने सामने बैठकर बार्गेनिंग करें और एक दूसरे की बात को समझें। तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू हो जाता है, इसीलिए ये दोनों के लिए जरूरी है। नेक्स्ट, इंक्रीजेस वर्कर्स कमिटमेंट। जब कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है और एक फाइनल डिसीजन हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो बस ओरली होता है, वो डिसीजन रिटर्न में भी होता है और दोनों पार्टीज उस पर साइन करती है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री हैं। तो ऐसी कंडीशन में वर्कर्स कमिटमेंट कर देते हैं और फिर वो अपनी कमिटमेंट नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जो भी डिसीजन लिया गया है वो उनकी रजामंदी से लिया गया है। नेक्स्ट, हेल्प इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स। अगर किसी तरह का डिस्प्यूट हो भी जाए दोनों पार्टीज के बीच में तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्योंकि दोनों ही अपने अपने व्यूज रखते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं और एक ऐसा डिसीजन लिया जाता है जिससे दोनों पार्टीज का फायदा हो, किसी भी एक पार्टी को एक्सप्लॉयटेशन ना हो। नेक्स्ट, एलिमिनेट्स इनकम इनइक्वालिटी। जब हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे होते हैं तो सबसे मेन पॉइंट जो होता है वर्कर्स का, वो होता है उनकी सैलरी और उनकी वर्किंग आवर्स। वो नहीं चाहते कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, तो इसीलिए वो अपनी वर्किंग आवर्स, अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग अपनी सैलरी फिक्स करने की काम करते हैं। तो जब वर्कर्स की एजुकेशन के बेसिस पर, उनके वर्किंग आवर्स के बेसिस पर आप उनकी सैलरी और कमीशन फिक्स कर देंगे तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज के बीच में किसी भी तरह की इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, इनजस्टिस नहीं होगा। नेक्स्ट, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी इन लेबर रिलेशंस। मैनेजमेंट के लेबर के साथ अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं और वो स्टेबल रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब वर्कर्स को पता है कि उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, सोल्यूशन निकाला जाएगा, तो वो किसी भी प्रॉब्लम के आने पर कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज अप्लाई हो गई जो उन्हें पसंद नहीं है तो कंपनी छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, नहीं,
वो स्टेबल रहेगी कंपनी में, उस चीज के खिलाफ बात करेंगे, ठीक है, तो इससे अच्छे रिलेशंस बनेंगे। नेक्स्ट, इट प्रमोट्स इक्वालिटी इन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो भी बनाया जाएगा यानी जो भी डिसीजन लिया जाएगा वहां इक्वालिटी होगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैनेजमेंट के ही सारे पॉइंट्स मान लिए गए या सिर्फ लेबर के सारे पॉइंट्स मान लिए गए। दोनों पार्टीज के मेन पॉइंट्स लिए जाएंगे और उन पॉइंट्स को कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा जो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, जिस पर दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इक्वल होता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। ये सभी पॉइंट्स की वजह से ही हम कहते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग हमारे लिए जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग करते समय कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या फैक्टर्स हैं जो कलेक्टिव बार्गेनिंग को ठीक तरीके से होने नहीं देते, यानी स्मूथली चलने नहीं देते। अब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स इनहिबिटिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग। फर्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयर्स रिलेक्टेंस। मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स हैं कई बार वो वर्कर्स को इग्नोर कर देते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हम हमेशा स्ट्रांग पोजीशन पर रहें, वर्कर्स की बातों को ना सुना जाए, उनकी बातों को दबा दिया जाए। अगर आपका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है और ऐसी कंडीशन में फिर जो आपका एम्प्लॉयर है यानी कि जो मालिक है वो वर्कर्स को दबाने की कोशिश करता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है। सेकेंड पॉइंट, मल्टीपल यूनियन। मल्टीपल यूनियन मतलब एक ही कंपनी में एक से ज्यादा यूनियन लीडर्स भी हो सकते हैं। तो अगर एक से ज्यादा यूनियन लीडर हो जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि एक यूनियन लीडर आपकी बात को समझ रहा है बट दूसरा आपकी बात को कट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस होते हैं। हमेशा यूनियन लीडर एक ही होना चाहिए जो सभी लेबर की तरफ से मैनेजमेंट से बात कर सके। थर्ड पॉइंट इज नॉन रिकॉग्निशन। कई कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें लेबर और यूनियंस होते हैं, यूनियन लीडर भी एक होता है बट कंपनी उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती, मींस कंपनी उसे एज ए लीडर मानती ही नहीं है और ऐसी कंडीशन में वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच एक स्ट्रगल क्रिएट हो जाता है, उनके बीच एक तरह का तनाव बन जाता है। नेक्स्ट इज वीक यूनियंस। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई है कि वर्कर्स भी रेडी है बात करने के लिए, मैनेजमेंट भी रेडी है, दोनों के पास अपना अपना यूनियन लीडर भी है, बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो लेबर वाला लीडर है वो वीक है। हमारी कंट्री में, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी आज भी ऐसी कंडीशन है कि लेबर को दबाने की कोशिश की जाती है, उनके लीडर की बात को सुना नहीं जाता, वो वीक पड़ जाते हैं। सिर्फ 10% ही ऐसे वर्कर्स हैं या ऐसे लीडर्स हैं जो मैनेजमेंट के साथ स्ट्रांगली बात कर सकते हैं, उनके पॉइंट्स को कट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सही तरीके से समझा सकते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कि आपका जो यूनियन है वो वीक है तो ऑब्वियसली वर्कर्स के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं बन पाते और कलेक्टिव बार्गेनिंग वीक रह जाती है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कई बार क्या होता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग करते समय मैनेजमेंट भी एग्री नहीं कर रही, लेबर भी एग्री नहीं कर रहा, दोनों के बीच टसल हो जाता है, यानी कि एक टकराव हो जाता है, दोनों के बीच खींचातानी शुरू हो जाती है, जिसको खत्म करने के लिए फिर पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व होना पड़ता है। कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं, लेबर के लीडर्स, जिनका कांटेक्ट नेताओं के साथ होता है, लीडर्स के साथ होता है और वो पॉलिटिशियंस की हेल्प के थ्रू कंपनी को दबाने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ कॉपरेशन। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे लेबर है वो हमारे साथ कॉपरेट करना ही नहीं चाहता, यानी कि मैनेजमेंट चाहती है कि हम कलेक्टिव बार्गेनिंग करें, बातचीत करें, बट लेबर जो है वो इस चीज में रेडी नहीं हो रही, या फिर लेबर चाहती है कि बातचीत करी जाए बट मैनेजमेंट उसके लिए एग्री नहीं है। तो ऐसे लैक ऑफ कॉपरेशन हो जाए तभी कलेक्टिव बार्गेनिंग फेल हो जाता है। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट इंटरवेंशन, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज का या गवर्नमेंट का हद से ज्यादा इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कलेक्टिव बार्गेनिंग फ्लॉप हो जाती है। मैनेजमेंट और लेबर आपस में ठीक से बात नहीं कर पाते क्योंकि टाइम टाइम पर गवर्नमेंट उनके बीच इंटरफेयर कर रही है। तो ये तो थे पॉइंट्स। अब इसका आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से सजेशंस हैं जिनसे हम इन प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं और कलेक्टिव बार्गेनिंग को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट सजेशन है यूनियन शुड बी स्ट्रांग। जो हमारा यूनियन है वो स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो वर्कर्स की सारी प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट को अच्छे से समझा सके और एक अच्छा स्ट्रांग डिसीजन ले सके। सेकेंड, यूनियन रिकॉग्निशन इज मस्ट। कंपनी में यूनियन की रिकॉग्निशन होना जरूरी है कि कौन सा हमारा यूनियन लीडर है, कैसा हमारा लेबर है, किस तरह का वो काम कर रहा है, ये सारी चीजें मैनेजमेंट को पता होनी चाहिए, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि किसके साथ डिस्कशन करना है।
थर्ड, इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिशियन शुड बी अवॉइडेड। आप देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हमने अभी पढ़ी थी वहीं से ही हमारे सजेशंस आ रहे हैं। वहां पर हमने पढ़ा था कि पॉलिटिशियंस हद से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, यूनियन लीडर के साथ उनके लिंक्स होते हैं और कंपनी को वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सजेशन दिया है कि पॉलिटिशियंस का जो इंटरफेरेंस है वो अवॉइड होना चाहिए, यानी मैनेजमेंट और लेबर के बीच डायरेक्ट बात होनी चाहिए। देन गवर्नमेंट शुड बी लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है आखिरी हथियार। तो अगर इसका मतलब क्या बना कि हमेशा ट्राई करना चाहिए कि गवर्नमेंट तक हम बाद में पहुंचे, बिल्कुल एंड में पहुंचे। पहले हमें मैनेजमेंट और यूनियन लीडर को मिलकर डिस्कशन करना चाहिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहिए। अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है, तब हार कर आप लास्ट ऑप्शन चूज कीजिए कि गवर्नमेंट के पास आप जा रहे हैं अपना प्रॉब्लम लेकर। ऐसा ना हो कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए आप गवर्नमेंट के पास जाने लगे और गवर्नमेंट कंपनी के बीच में इंटरफेरेंस करना शुरू करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, बोथ पार्टीज शुड बी स्ट्रांग। दोनों पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए ताकि वो दोनों अपने अपने पक्ष के बारे में बिल्कुल सही जानकारी दे सकें, सही तरीके से प्रॉब्लम डिस्कस कर सकें और एक अच्छा डिसीजन निकाल सकें। नेक्स्ट, शुड बी फॉलो रूल्स एंड लॉ। जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, जब वहां पर डिस्कशन होता है तो वहां पर गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए रूल्स एंड लॉज को प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। अपनी मर्जी थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उससे क्या होगा, झगड़ा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड शुड बी देयर। दोनों ही पार्टीज के बीच में एक दूसरे के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए। अगर उन दोनों में पहले से ही नहीं बनती है तो ऑब्वियसली कलेक्टिव बार्गेनिंग करते टाइम उनके बीच में झगड़ा होना पॉसिबल है। तो बेटर है कि ये रिलेशंस अच्छे बनाए जाएं और पॉजिटिवली वहां अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए, ना कि प्रॉब्लम को बढ़ाया जाए। तो जल्दी से आप इन सजेशंस के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक क्लियरली समझ आया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।